डुमरी में टसन माना जा रहा है। टसन मानने की वजह यह है कि इस बार हो सकता है बेबी देवी चुनावी दंगल में ना हो। आप ही के उम्र के या आपसे कह लीजिए जूनियर उम्र में राजू महतो हैं। उनका एक स्टेटमेंट हम देख रहे थे कि टाइगर सिर्फ यहाँ पे जगन्नाथ महतो थे, टाइगर नाम रख लेने से कोई टाइगर नहीं कहलाता। कई तरह के स्टेटमेंट हैं और वो लोगों के बीच जा भी रहे हैं। राजू महतो चुनावी दंगल में रहेंगे, चुनौती पाते हैं। जो सीट आपने सेफ रखा है, क्या उसमें गोमिया का सीट है या कोई ऐसा सीट है जहाँ पे भाजपा या जो एनडीए अलायंस है उनके खिलाफ आप चुनावी दंगल? मूल रूप से एक प्रश्न ये है कि जैसे जिन प्रत्याशियों की आपने घोषणा की आपके सीट के अलावे आपके सीट पर भी हम मानना चाहते हैं, उसमें 5-6 दावेदार थे। तो कयास ये लगाया गया कि जिनको टिकट मिलेगा, बाकी 4 लोगों को जगह टिकट नहीं मिलता है तो वो जयराम से कट सकते हैं। तो ये आपको अनुभव हो रहा है कि जो दावेदार थे वो आपसे नाराज हो गए? मोतीलाल तो चुनाव लड़ेंगे, विधानसभा का चुनाव मोतीलाल 110% लड़ेंगे। नाम ले लेते हैं। रिजवान खान, देखिए फरजान खान, देवेंद्र नाथ जी, मनोज यादव। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाधान कब तक। झारखंड में ठीक कुछ दिन के बाद चुनाव के तारीखों का ऐलान हो जाएगा। चुनाव आयोग जल्द ही तारीखों का ऐलान कर सकती है। तमाम राजनीतिक दल के नेता अब अपने अपने प्रयास में जुटे हैं। जेएलकेएम ने पहली बार एक तरीके से समझिए कि समय से पहले, अन्य पार्टियों से पहले अपने 6 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, जिसके बाद से कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। सबसे हॉट सीट डुमरी को लेकर कई तरह की चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं। जयराम महतो जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। डुमरी 6 विधानसभा सीटों की जब आप प्रत्याशियों की घोषणा करते हैं, 4 ST SC उसमें से शामिल है, लेकिन चर्चा आपको लेकर के, क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा को ही सिर्फ टारगेट करना है? ये एक बड़ा सवाल निकल कर आपके घोषणा के बाद आता है। नहीं, देखिए हम लोग 70 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तो 70 सीटें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास नहीं है। तो ये केवल और केवल एक प्रोपेगेंडा है, जिससे लोग चाहती है कि विधानसभा के चुनाव में उलझ जाए, और जिस प्रकार लोकसभा के चुनाव में उलझा कर रखे थे। लोकसभा के चुनाव में दोनों राजनेताओं ने बहुत ही कूटनीति और मतलब साजिश का सहारा लिया था। कभी आपकी पुरानी फोटो को प्रिंट करके निकालते हैं, लोगों के घरों में बाहर चिपकाते हैं, तो कभी आपकी कोई दोस्त जिनको आप सोशल मीडिया में बधाई दिए हैं, उनका फ़ोटो वायरल करवाते हैं कि उनका इनसे विवाह हुआ है, ये झूठ बोलते हैं। तो बहुत तरह के हथकंडे लोकसभा में अपनाए गए थे, तो विधानसभा में भी बहुत सारे प्रोपेगेंडे हथकंडे अपनाए जाएंगे। लेकिन हम लोग जो भी स्थापित पार्टियां हैं, क्षेत्र के हिसाब से, भौगोलिक सीमाओं के हिसाब से चुनौती सबको दे रहे हैं। एक जो सीट आपने सेफ रखा है, क्या उसमें गोमिया का सीट है या कोई ऐसा सीट है जहाँ पे भाजपा या जो एनडीए अलायंस है उनके खिलाफ आप चुनावी दंगल में होंगे? देखिए कह पाना मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है कि जो एक सीट सेफ है, और वो प्रयास रहेगा कि ऐसे क्षेत्र में लड़ा जाए जिसका प्रभाव अगल बगल की सीमाओं में देखने को मिले। या फिर उन लोगों को आप चुप कराना चाहेंगे जो ये बात कह रहे हैं कि सिर्फ जो ये आप पर दावा लगाते हैं कि ये भाजपा की बी टीम है, क्या उनको भी चुप करने के लिए आप भाजपा के अगेंस्ट एक सीट जो आपकी बस्ती है, जो आप कहते रहे हैं कि 2 सीटों से हम चुनाव लड़ेंगे, तो क्या ये संभव है? देखिए ऐसा कुछ नहीं है। आखिर हम लोग तो हर एक सीट पे चुनाव लड़ेंगे, जो संगठन का निर्णय होगा। इस तौर पर जयराम की नज़रें, जयराम को लेकर के सबकी नज़रें हैं। देखिए अगर मुझे लेकर नज़रें हैं तो नो डाउट हम 4-5 सीटें हैं जिनमें से एक लड़ेंगे। वो तो बोल चुके हैं, टुंडी है, बेरमो है, गोमिया है, मांडू है। एक पहली सूची आपकी जारी हो गई है, दूसरी सूची कब तक जारी होने का आसार है? दूसरी सूची हमें लगता है 1-8 दिन में, या आज शाम तक या कल सुबह तक जारी हो जाएगी। अब जब 6 प्रत्याशियों की घोषणा आपने कर दी है, तो कयास ये लगाए जा रहे हैं कि भाजपा ने नवरात्रा के समय कहा था कि भाई हम अपने प्रत्याशियों की घोषणा करेंगे, पहली सूची जारी करेंगे, लेकिन आपने पहली सूची जारी कर दी। अभी आप कैसा महसूस कर पा रहे हैं कि भाई ठीक है, हमने पहली सूची जब जारी की है तो कहा जा रहा है कि नहीं, सूची जारी करने में जयराम ने बाजी मार ली है, इसको प्लस पॉइंट के तौर पर देख रहे हैं या लग रहा है कि नहीं, हमारी थोड़ी सी जल्दबाजी हमने किया है? नहीं, प्लस पॉइंट है। हमें लगता है कि अगर थोड़ा सा प्रत्याशी कम होते आवेदन में, तो हमें लगता है अभी तक और सूची जारी कर देते। लेकिन प्रत्याशियों की संख्या ज़्यादा है तो उन्हें कन्विंस करना पड़ता है, समन्वय स्थापित करना पड़ता है, उनसे बातचीत करनी होती है। और अगर मान के चलिए आप 6 सीट जैसे प्रत्याशी उतारे, तो 6 सीटों पे मान के चलिए 5-5 प्रत्याशी थे, आवेदन आया था, तो उनसे टेलीफोनिक बात हुई, तो इससे क्या होता है कि समय लगता है रायशुमारी में, समन्वय स्थापित होने में। और इसीलिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा विलम्ब हुआ, लेकिन फिर भी समय रहेगा इतना कि वो चुनाव में जीत करने के लिए संघर्ष करेंगे। नहीं, इसमें मूल रूप से एक प्रश्न ये है कि समझिए कि 5 जो प्रत्याशियों की आपने घोषणा की आपके सीट के अलावे, आपके सीट पर भी हम आना चाहते हैं,
उसमें 5-6 दावेदार थे, तो कयास ये लगाया गया कि जिनको टिकट मिलेगा, बाकी 4 लोगों को अगर टिकट नहीं मिलता है तो वो जयराम से कट सकते हैं। तो ये आपको अनुभव हो रहा है कि जो दावेदार थे वो आपसे नाराज हो गए? नहीं, देखिए, हमने सबसे टेलीफोनिक बात की और प्रत्याशियों की सूची जारी करने से पूर्व मैंने सबको टेलीफोन किया, यहाँ तक कि डुमरी में भी जिन्होंने आवेदन किया था उनको भी फ़ोन किए कि देखिए कल डुमरी सीट की घोषणा हो सकती है, उसमें आपका भी नाम है और आपके नाम की रायशुमारी भी ठीक ठाक है, लेकिन आशा करते हैं कि पार्टी जो भी निर्णय लेगी उसे और स्वीकार करेंगे। आपके पार्टी में और भी कई चेहरे हैं जिसको लेकर चर्चा हो रही है। मोतीलाल महतो की चर्चा हो रही है। उन्होंने हमारे से एक तरीके से कुछ दिन पहले बातचीत हो रही थी, 1 महीने पूर्व, उन्होंने कहा था कि डुमरी हमारा होम पड़ता है, हम चाहेंगे कि वहाँ से हम चुनाव लड़ें। क्या मोतीलाल महतो, देवेंद्र नाथ महतो या और भी जो आपके चेहरे रहे हैं आपके साथ जो हमेशा चले हैं, वो भी चुनावी मैदान में रहेंगे इस बार? मोतीलाल एक बड़ा नाम। देखिए, मोतीलाल तो चुनाव लड़ेंगे, विधानसभा का चुनाव मोतीलाल 110% लड़ेंगे, गारंटी है। तो कुछ और भी नाम ले लेते हैं, रिजवान क्रांतिकारी। देखिए, नो डाउट उनका प्रधान महासचिव का रिपोर्ट जैसा आएगा उसके आधार पर हमें पूर्ण आशा है कि रिपोर्ट ठीक ठाक हो और वो भी चुनाव में लड़ते हुए दिखेंगे। फरजान खान? नहीं, फरजान खान ने स्वयं कहा है कि 2024 का चुनाव में वो भाग नहीं लेंगे। वो पार्टी के प्रधान महासचिव हैं, सब अगर चुनाव में लड़ेंगे तो चुनाव जिताएगा कौन, पर्दे के पीछे काम कौन करेगा, संगठन को देखेगा कौन, बूथ स्तर तक जाएगा कौन, मैनेजमेंट अरेंजमेंट ये कौन देखेगा। तो इसीलिए प्रधान महासचिव जी ने खुद कहा है कि 29 की तैयारी उनकी है। देवेंद्र नाथ महतो? हाँ, चुनाव लड़ते हुए दिखेंगे जी। मनोज यादव भी चुनाव लड़ते हुए दिखेंगे। डुमरी में टसन माना जा रहा है। टसन मानने की वजह यह है कि इस बार हो सकता है बेबी देवी चुनावी दंगल में ना हो। आप ही के उम्र के, या आपसे कह लीजिए जूनियर उम्र में राजू महतो हैं। उनका एक स्टेटमेंट हम देख रहे थे कि टाइगर सिर्फ यहाँ पे जगन्नाथ महतो थे, टाइगर नाम रख लेने से कोई टाइगर नहीं कहलाता। कई तरह के स्टेटमेंट हैं और वो लोगों के बीच जा भी रहे हैं। राजू महतो चुनावी दंगल में रहेंगे, चुनौती पाते हैं? देखिए, मेरे हिसाब से लोकसभा में जो हम लोग का परिणाम रहा है 90,000 के आसपास रहा है। एनडीए का 55,000 था, यूपीए का इंडिया गठबंधन का 52,000 था। 52 और 55 1,07,000 होता है, यानी अकेले हम 90 थे, वो लोग 1,07,000 थे। तो 2 महीना पहले ही लोगों का मूड इतना चेंज नहीं होगा। दूसरी बात, मेरी हार से लोगों में, मैंने पहले कहा, ये चुनाव हार जीत का नहीं था, ये भावनाओं का चुनाव था। 2 दिन तक लोगों ने खाना नहीं बनाया था, 2 दिन तक गांव में ऐसा था कि गांव में मातम है। तो वो लोग उस आक्रोश को इस बार वोट के रूप में तब्दील फिर से करेंगे। और डुमरी चुनने का कारण भी यही था, लोगों की भावनाएं। तो इसलिए मुझे लगता है कि 2 महीना पहले जो मेरे साथ घटित हुआ है, मेरी जनता के साथ जो घटित हुआ है, वो 1 महीना के बाद चुनाव होगा, उसमें उसकी भरपाई होगी। और वे लोग, मुझे लगता है कि 90,000 से ज़्यादा वोट आने के अब चांसेस रहेंगे। राजू महतो जी के कैंपेनिंग के लिए कई हेलीकॉप्टर उतरेंगे, कई बड़े बड़े नेता आएंगे। ठीक उसके सामने अगर एनडीए कोई उम्मीदवार की घोषणा करती है, उनके लिए भी बड़े बड़े नेता हेलीकॉप्टर से आएंगे। लोग हेलीकॉप्टर भी देखने खूब जाते हैं जब हम लोग ग्राउंड लेवल पर जाते हैं। जयराम महतो का क्या हेलीकॉप्टर रहेगा? देखिए, हेलीकॉप्टर ऐसा बात नहीं है, मान के चलिए हेलीकॉप्टर भाड़ा में करना पड़ता है। और मान के चलिए बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो बढ़िया जॉब कर रहे हैं हम लोग का, वो अफोर्ड भी कर सकते हैं। लेकिन चूंकि ये है कि हमारी जो जनता है उनको लोग गलत तरीके से पढ़ा देंगे। देखिए, मैं साफ कहता हूँ, कैमरा में रहे चाहे जो रहे, मैं झूठ कहना नहीं पसंद है, इसलिए जो भी चीज़ें मैं साफ कहता हूँ वो क्या करेगी, हमारी जनता को पढ़ा देगी। क्योंकि लोकसभा के चुनाव में क्या हुआ था, बागमारा के एक गाँव में मेरे साथी गए थे, बोला जयराम तो फॉर्च्यूनर में घुरो। हम बोले यार कहा भाई, हम आज तक कोनो गाड़ी हमारे खुद ना है, एगो 2 चक्का एगो साइकिल हमारे ना है, हम भाड़ा के गाड़ी में चले, दोस्ती यारी गाड़ी में चले। तो लोग इस प्रकार से उनको मैनिपुलेट कर देते हैं। तो अगर हम हेलीकॉप्टर में चलेंगे, अगर हेलीकॉप्टर से उतरेंगे, तो वही नेता लोग खुद तो वो हेलीकॉप्टर से चलेंगे, लेकिन जयराम महतो जब उसी में प्रचार करने आएंगे तो बहुत नेगेटिव प्रेजेंट करेंगे, हमारी जनता को मैनिपुलेट करेंगे। तो इसीलिए हेलीकॉप्टर का कोई इरादा नहीं है। आपको ये लगता है कि एक जेबी कैसे सेकेंड जो बना, वो एक तरीके से एक प्लेटफॉर्म सजाने का प्रयास किया गया कि जो जयराम से नाराज होंगे वो कहीं ना कहीं एक तरीके से उसी प्लेटफॉर्म पर आकर खड़े होंगे? हम संजय मेहता का जिक्र कर रहे हैं कि वो एक प्लेटफॉर्म होगा जहां से जयराम से कटे हुए लोग नजर आएंगे। क्या ये बनाने का प्रयास किया गया? आप इस पर कुछ एनालाइज कर पाए? हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि आज के डेट में अगर युवाओं को पॉलिटिक्स करना है, पॉलिटिक्स में अपना नेम बनाना है, तो हाँ ठीक, हम अपनी तारीफ नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें लगता है कि जयराम महतो और जेलकेम के अलावा कोई ऐसा नया राजनीतिक दल तुरंत तैयार होगा जो उनको उनकी इच्छा के अनुसार वो प्लेटफॉर्म दे सकता है। आप जिस शख्स का नाम ले रहे हैं, आप भी जानते हैं कि उनको शायद उनके टोले के बाहर लोग परिचित नहीं थे। राज्य का चेहरा, जो जयराम महतो के नाम से जुड़े तो राज्य का चेहरा बने। तो लाइक दैट अगर युवाओं को लगता है उनके वहाँ जाने से वो चेहरा बनेंगे
उनका राजनीतिक करियर आगे ग्रोथ करेगा, तो हम उनके शत्रु नहीं है, जाइए उनका, हम उनको शुभकामनाएं देते हैं। अभी आप संथाल परगना के क्षेत्र में हैं, कल देवघर में थे, आज गोड्डा में हैं, कल राजमहल जाएंगे, कई जगह आपको जाना है। संथाल के क्षेत्रों में जब जा रहे हैं, क्या पा रहे हैं लोगों में? युवाओं में तो उत्साह दिख रहा है, बदलाव जो आप एक तरीके से बदलाव यात्रा इसको कह लीजिए, आप सभा में तब्दील हो रहा है, लोग काफ़ी जुड़ रहे हैं, लोकसभा का चुनाव का अनुभव भी आपको है, क्या लग रहा है विधानसभा में वोट में तब्दील हो पाएगा? देखिए, जिस प्रकार से लोगों का मैंने मीटिंग में आना, सभाओं में आना, ये देख पा रहे हैं, तो इससे एक विश्वास है कि चलिए ये भीड़ वोट में तब्दील हो जाएगी। उसके बाद तो भाई समय जाने और हम लोग का मेहनत और संघर्ष जानता है, लेकिन विश्वास है, तसल्ली है कि ये वोट में इस बार तब्दील हो जाएगी। आप एक कॉन्क्लेव चल रहा था रांची में, वो खूब वीडियो जो है दर्शक देख रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई एक असेंबली के तौर पर आप डायरेक्ट विधायक को कह रहे थे कि सांसद बैठे हैं, विधायक बैठे हैं, इनको कहिए कि अगर ये अपना काम ठीक से करें तो इनकलाब की बातें जो है हम नहीं करेंगे, प्रेम की कविता लिखेंगे। कविता भी आपसे खूब सुने हैं, कविताएं भी आप खूब लिखते थे, आपके कई आर्टिकल जो है फेसबुक पेज पर लोग जाके देख सकते हैं। शुरुआत दौर में भी था, अब शायद आपके पास वक्त नहीं रहता होगा। अगर कविता लिखने का वक्त मिले और ठीक से अगर नेता काम करने लगे तो जयराम महतो सच में कविता लिखेंगे? देखिए, कविता, कौन सी कविता? देखिए ठीक है, कविता कोशिश करेंगे जिसमें युवाओं के दिल की आवाज़ को लिखें, लेकिन फिलहाल जो भी कविताएं हम लिखे हैं वो क्रांतिकारी ही लिखे। 4-5 लिखे थे, विनोद बाबू को लेकर लिखे थे, एक नक्सल पे लिखे थे, एक पहाड़ को लेकर लिखे थे। तो जो भी कविताओं को मैंने लिखा है वो क्रांतिकारी ही रही हैं, लेकिन अगर अच्छा काम होगा, सिस्टम में सुधार होगा, तो हम लोग प्रेम की कविताओं को भी तरहीज देना पसंद करेंगे। हमें लग रहा है पहली बार उतने विधायक के सामने या मंत्री के सामने आप बोलते नजर आए, ठीक विधानसभा चुनाव से पहले। तो लोगों में एक तरीके से लग रहा है कि भाई विधानसभा में जब जयराम जाएंगे तो इसी तरीके से दहाड़ेंगे जिस तरीके से आज आप आवाज़ उठा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, जबकि कोई फर्क नहीं था विधानसभा का, सदन का और उसको कॉन्क्लेव में कोई अंतर भी विशेष नहीं था। जो लोग वहाँ होते हैं वे लोग वहाँ थे। तो क्या आपके अग्रेशन को लोग नहीं समझ पाए हैं? एक तो सवाल उठता है कि एक पत्रकार ये पूछना चाहता है अग्रेशन मतलब क्या, आप अग्रेशन के मतलब एक अलग तरीके से बताते हैं कि हम क्या बताना चाहते हैं। तो सही सरल भाषा में जो युवा सच में समझना चाहता है कि ये अग्रेशन जो है वो सच में एक सरल स्वभाव में समझा जाए, तो जरा हम क्या समझाना चाहते हैं? देखिए, एग्रेशन का मतलब है निष्पक्ष। एग्रेशन का मतलब है कि जो लोग दोषी हैं उन पे कार्रवाई। एग्रेशन का मतलब है जिस प्रकार से लोगों की मनमानी है, माफियाओं की, दबंगों की, भ्रष्ट पदाधिकारियों की, उनकी मनमानी पे अवरोध, उनकी मनमानी पे नकेल कसना, वही एग्रेशन है। और हमें नहीं लगता है कि बुद्ध के तरीके से आप उनको नकेल कस सकते हैं। उसके लिए आपको एग्रेसिव होना चाहिए। बुद्ध को नहीं मानते? बहुत मानते हैं बुद्ध को, और मैं पीएचडी भी बुद्ध पे करना चाहता था, लेकिन उस टाइप से गाइड नहीं मिल पाए, तो फिर मैंने जो बर्निंग इशू हैं उन पर मैंने पीएचडी किया। बुद्ध को कौन नहीं मानेगा? बिना बुद्ध के, बुद्ध ऐसा शख्स है जो बिना युद्ध के दुनिया को जीतने वाले। लेकिन आज का दौर और वो दौर में अंतर है। वो दौर आज से 2500 साल पहले का था। आज अगर कोई बुद्ध आएंगे गाँव में तो शायद हमको लगता है पता नहीं क्या होगा। आज उनके नाम को आज भी लोग मानते हैं, लेकिन उनकी विचारधारा को अगर मानते तो शायद भारत की ये स्थिति नहीं होती। आप अपना इंटरव्यू देखते हैं किसी चैनल में? जब आप खुद देख के जाते हैं, कोई इंटरव्यू करते हैं, इतने मीडिया चैनल को जब इंटरव्यू देते हैं, फ़ोन में देखते हैं कि हमने क्या क्या बोला? वो हाँ, कभी उतना समय नहीं मिलता है, लेकिन कभी कभी गाड़ी में रहते हैं तो जो शॉर्ट में वीडियो होता है, हाँ, वो स्क्रॉल करते करते दिख जाता है तो देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं। अच्छा, कुछ जहन में रहता है अभी? अब चूंकि 2 साल का वक्त, एक बड़ा वक्त गुजर गया है, 2 महीने के बाद चुनाव है, अब ठीक आज के बाद आपकी जो भागम भाग वाली ज़िंदगी है उसमें और तेज़ी आ जाएगी। इस तेज़ भरे ज़िंदगी में लगता है कि अब बस 2 महीने का संघर्ष है जयराम, बस फिर हम कुछ बदलने जा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल लगता है, और दिल को ये तसल्ली भी देते हैं और अपने आप को हम लोग मोटिवेट करते हैं कि 2 महीने के बाद इस राज्य की बेहतर स्थिति के लिए हम लोग प्रयास करेंगे और हमें वो अवसर मिल जाएगा। एक विशेष समुदाय में देख रहे हैं कि कहा जा रहा है कि गमछा को पैर, एक गाड़ी के ऊपर गमछा रखा हुआ है, इसमें आपका पैर लगा। उस बात का किसी को अंदाजा नहीं ना, मुझे भी अंदाजा है। 2 घंटे का मान के चलिए स्पीच चलता है, तो बहुत सारे लोगों ने फूल ऊपर रख दिया, किसी ने गमछा ऊपर रख दिया, किसी ने गमछा बोला कमर में बांधे, किसी ने कहा माथे पे बांधे। तो इस सब चीज़ को हम लोग सिर्फ एक गमछा के दृष्टिकोण से हम लोग देखें। कोई गमछा दिया नीचे से, वो हम लोग लेके कार्यक्रम में नहीं गए थे, उस भीड़ में से कोई दिया और हम लोगों ने बगल में उसको रख दिया। लेकिन 2 घंटा का स्पीच जब चला तो हो सके कभी मतलब भाई मैंने, तो ये कोई हम लोग का इरादा नहीं। उसके बाद भी अगर किसी को लगता है कि उनकी भावनाएं जुड़ी हैं तो माफ़ी चाहेंगे हम लोग तो भाई सबको लेके चले हैं। और ये कोई गमछा कोई प्लानिंग नहीं था,
ये अचानक उस भीड़ में से कोई गाड़ी में रख देता है, फूल भी था उस गमछा में। तो हमें लगता है कि ये केवल विपक्ष के लोग जब उन्हें कुछ मुद्दा नहीं मिल रहा है तो इस प्रकार लोगों को माने भावनाओं में उलझा कर एक नई राजनीति करना चाहते हैं। तो बाय द वे अगर किसी को माने ठेस पहुंचेगा तो उसके लिए हम लोग तहे दिल से माने माफ़ी चाहेंगे कि भाई किसी को हमारे कारण माने आहत ना हो। लेकिन ये कोई माने अनभिज्ञ कह सकते हैं, अनजान, ये कोई जान नहीं, कैसे जानकारी रहेगा? 2-2.5 घंटा का स्पीच चल रहा है, उस गाड़ी में नीचे से मन के बगल में लड़के हैं, तो उन्हीं में से कोई या तो कोई भाई पसीना, कोई पानी की बोतल दे दिया कि पानी पी लीजिएगा, कोई कपड़ा दे दिया कि भाई पसीना दे रहा है पहुँच लीजिएगा, धूप दे रहा है, गाड़ी के बॉनेट में धुआं उड़ रहा है। तो ये फील करके नीचे से किसी ने सोचा उसके घर मैंने होगा उसके पास, चूँकि गमछा सबको यूज कर रहे हैं वो लोग, तो किसी ने रखा होगा या किसी ने दिया होगा। रंगों में भी धर्म को जो है पता नहीं लोग अब क्या करेंगे। खाना भी धार्मिक हो गया, पशु पक्षी भी धार्मिक हो गए, अब कपड़ों को भी लोग धार्मिक बनाने लगे हैं। तो खैर हमारा कोई ऐसा इंटेंस नहीं है, जिनको भी अगर आहते तो हम उनसे सार्वजनिक रूप से क्षमा चाहते हैं। एक अंतिम सवाल है, संथाल क्षेत्र में आप हैं, क्या पा रहे हैं यहाँ सबसे बड़ा जो मुद्दा है, विशेष तौर पर जो आपके मुद्दे रहे हैं स्थानीय नियोजन नीति 1932 तमाम वो मुद्दे हैं, इसके अलावा आप इस क्षेत्र में सबसे बड़ा मुद्दा क्या पाते हैं? देखिए इस क्षेत्र में जो मुद्दा है कहीं ना कहीं जो राज्य के मुद्दे हैं। आज अगर नियोजन की बात करें तो जिस हाई स्कूल के बगल में हम भाषण दे रहे थे वहाँ के लड़कों ने कहा कि यहाँ मैक्सिमम जो टीचर हैं उत्तर प्रदेश से हैं। तो कहीं ना कहीं जो मुद्दे इस राज्य को प्रभावित कर रहे हैं, इस राज्य के युवाओं को प्रभावित कर रहे हैं, वही मुद्दे गोड्डा में हैं। बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। धन्यवाद।